तो कूलाम्स लॉ में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि कूलाम्स लॉ है क्या। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी स्टडी हमें करना है। चार्ज क्या होता था ये बात हम लोग जान चुके थे, फिर भी एक शॉर्ट में एक बात बता दें। एक एटम होता है जहाँ पर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं और यहाँ इसके शेल पाए जाते हैं। शेल में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। टोटल चार्ज किसी भी एक एटम के ऊपर न्यूट्रल होता है। जैसे Na का एटॉमिक नंबर 11 है, ये 23 है, तो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो ये तो प्रोटॉनों का नंबर हो गया। तो प्रोटॉन्स हमारे 11 है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज 11 पाया जा रहा है। उतने ही इलेक्ट्रॉन हो गए इन न्यूट्रल एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो यानी नेगेटिव चार्ज भी उतने ही हैं। तो नेट चार्ज इसके ऊपर जीरो आता है। अगर हम इसके ऑक्टेट की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, 281 आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल करने के लिए अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ तो 28 रह गया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। एटॉमिक नंबर आज भी इसका 11 ही है, यानी पॉजिटिव चार्ज 11 पाए जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज इसमें 10 हो गए, नेट चार्ज +1 आया, जो कि इसके ऊपर लिख दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि जब भी कोई भी एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एक्चुअल इस बात का मतलब ये है कि जो भी एलिमेंट के ऊपर नेट चार्ज होगा उस चार्ज को हम उसके ऊपर शो कर देते हैं। इसी तरह से अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता तब उसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो चुकते, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन का ले सकते हैं, नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन फिलहाल अभी लिख दिया है, तो फर्स्ट शेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 5 है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा बच्चों? ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करेगा। तो इसका मतलब है एटॉमिक नंबर तो इसका 7 है। अगर एटॉमिक नंबर इसका 7 है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन प्रोटॉन प्रेजेंट इन नाइट्रोजन एटम वो तो 7 है, इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज 7 हो गया, और इलेक्ट्रॉन भी इतने ही थे क्योंकि न्यूट्रल एटम में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों का नंबर इक्वल होता है। तो नेट चार्ज इसके ऊपर बच्चों क्या आ गया? नेट चार्ज इसके ऊपर 0 आ गया। अब क्या होगा? अब ये अपनी स्टेबिलिटी पूरी करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यहाँ पर 2 8 हो जाएगा। तो प्रोटॉन तो इसमें आज भी 7 ही हैं, मगर इलेक्ट्रॉन इसमें पहले 7 थे, अभी 3 और गेन कर लिए हैं, तो -10 हो चुके हैं। तो +7 -7 को न्यूट्रलाइज करके नेट चार्ज -3 आएगा, जिसको हम n के ऊपर लिख देते हैं, और ये हमारा नाइट्राइड आयन हो जाता है। नाइट्राइड आयन, ऑक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, इस तरह से ये बन जाता है। तो वही बात है जो केमिस्ट्री में हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, उसी चीज, वही बेस है इसमें चार्ज आने का किसी भी बॉडी में। ठीक है बच्चों, तो चार्ज कहाँ से आता है? वो अल्टीमेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से है, मगर मेनली रिस्पॉन्सिबल इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को शेल में ऐड करना या रिमूव करना काफी इजी होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। प्रोटॉन न्यूक्लियस में इतना ज़्यादा टाइटली हेल्ड होते हैं कि उनका रिमूवल या उनका एडिशन बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन का रोल अल्टीमेटली होता है, मगर डायरेक्टली रोल जो है प्रोटॉन्स प्ले नहीं करते। मगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तभी आता है जब इलेक्ट्रॉन या ज़्यादा हो जाए प्रोटॉन से या कम हो जाए, सिर्फ उसी कंडीशन में किसी बॉडी पर चार्ज आता है। तो जब भी कोई चार्ज पाया जाएगा तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है। ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स था जो हमेशा मैसिव बॉडी के बीच में लगा करता था। जरा उधर की बात देखते हैं, फिर इस स्टेटमेंट में आते हैं। दरअसल बात यह है कि न्यूटन ने ये कहा था कि बच्चों की दो मैसिव बॉडी हैं, दो मैसिव बॉडी m1 m2 मास हैं, और इनके बीच की डिस्टेंस r है, ये रखे हुए हैं। तो इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। वो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है बच्चों? वो मोहब्बतें हैं जो चार मास के बीच में लग रही हैं, तो ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो ये फोर्स के बारे में इन्होंने जाना कि ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तब ये पाया गया कि ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ द मासेस है। और इसका मतलब क्या निकल कर आया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर हम इस वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू भी इंक्रीज होगी।
अगर इसे डबल कर रहे हैं ये वैल्यू डबल होगी, इसे 3 टाइम्स ये 3 टाइम्स, इसे 4 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं 4 टाइम हो रहा है। इस रिश्ते को जो नाम दिया गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यही एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये देखा उन्होंने कि डिस्टेंस के इनवर्सली आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में अगर हम एफ और आर की बात करें तो एफ और आर क्या होता है, अगर यूं होता तो इसका मतलब क्या होता। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब जिस तरह से हम डिस्टेंस को इंक्रीज करते तो उनके बीच लगने वाला फोर्स डिक्रीज होता, और डिक्रीज भी किस पावर में, 1 पावर में होता। मीन्स अगर हमने इसे बढ़ा के डबल कर दिया तो ये डिक्रीज होकर क्या होता, हाफ हो जाता। अब यहाँ तो सिंगल पावर का रिलेशन है, यहाँ पर क्या है, डबल पावर का रिलेशन है, स्क्वायर है। मीन्स स्क्वायर को अगर हम एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर में आर को अगर हम डबल करते हैं तो फोर्स डिक्रीज तो होगा मगर इसके कंपेयर में और तेजी से डिक्रीज होगा। मीन्स बजाय हाफ होने के 1/4 हो जाएगा। तो ये चीज उन्होंने देखा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, इन दोनों टर्म को अगर कंबाइन कर दिया जाए बच्चों तो इस तरह से रिलेशन बनेगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपान आर स्क्वायर। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाने के बाद एक कांस्टेंट आता है जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से हम लोग फाइंड कर लेते हैं, और f इक्वल टू जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर ये आया था। ठीक, इसमें g की वैल्यू को हम लोगों ने क्या कहा था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा था। इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होती थी। अगर यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी, आर स्क्वायर को यहाँ भेज दो और m1 m2 अपान में आ जाएगा, तो यहाँ बन गया इसका न्यूटन, और इधर इंटू में है मीटर स्क्वायर, अपान में m1 m2 मास है यानी किलोग्राम स्क्वायर, ये निकल कर आ जाएगा, ये जी की वैल्यू होगी। ठीक है, उसकी यूनिट। इसी तरह से बच्चों, अच्छा एक बात और यहाँ बताते चलें, फिर चल रहे हैं कूलाम्स लॉ पे। बिल्कुल इसी टाइप का कूलाम्स लॉ है, बस यहाँ पर एक सिंपल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, किसी फैक्टर से इंडिपेंडेंट है, किसी फैक्टर से ये चेंज नहीं होता। मगर अभी जो हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, यहाँ पर जो कांस्टेंट आएंगे वो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें अलग अलग टाइप की आएंगी, ये इसमें पहले से डिफरेंस है। ठीक है, तो अब जरा इसके आगे देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पर एक बात हल्की सी और बता दें कि अगर हम लोगों ने इसको ये देखा ही लिखने भर का काफ़ी हो गया, मगर इसको थोड़ा सा फील करें कि हो क्या रहा है। इन्होंने बताया कि दो मैसिव बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है, अच्छी बात है। तो इतने सारी रूम के अंदर हमारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो अगर सपोज करो 2 चेयर रखी हुई हैं, ये भी मैसिव बॉडी है, इनके बीच में भी एक फोर्स लगना चाहिए। तो फोर्स लगने का मतलब हम लोग सोचते हैं कि अगर ये बात सही है तो उन लोगों को अट्रैक्ट हो जाना चाहिए था और आसपास आ जाना चाहिए था। तो उसका नतीजा ये है, ये रिजल्ट उसका, कि जब भी फोर्स लग रहा हो उसका रिजल्ट ये नहीं है कि वो मोशन करके पास में ही आ जाए, क्योंकि ये फोर्स बहुत वीक होता है। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, 2 सूमो ले लिए, 2 सूमो बहुत हैवी टाइप के लोग हैं, ठीक है, और हर एक का मास काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर इसे ले लिया बच्चों, ये है 100 kg का, और एक बड़ा सूमो है जो कि है 1000 kg का, इतना ले लिया, और इन लोगों के बीच की डिस्टेंस 10 मीटर है। तो इस कंडीशन में अगर हम फोर्स को एज्यूम करें कि ये फोर्स कितना निकल कर आएगा, तो अब एफ जी की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ये हमने जी की वैल्यू को प्लेस किया यहाँ पर, और मास रखे इन लोगों के, एक का मास 2 जीरो है मतलब 100 kg, एक का यहाँ 3 जीरो है 1000 है, और अपान में आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करने पर यहाँ पे कितने आ गए बच्चों, 2 जीरो आ गए, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 3 जीरो बाकी हैं, और 10 की पावर -11 है, 10 की पावर 11 से ये 3 जीरो माइनस करेंगे तो 6.67 इंटू 10 की पावर -8 आएगा। ठीक है ना बच्चों। तो अब तुम यहाँ पे खुद सोचो कि 6 न्यूटन भी नहीं है, अगर हम यहाँ फोर्स देखें इन लोगों के बीच में कितना लग रहा है, तो 6 न्यूटन या 6 पॉइंट पूरी वैल्यू ले लेते हैं, 6.67 न्यूटन ये, और अपान में कितने जीरो हैं बच्चों, 8 जीरो लगाना है। तो ये कितना वीक फोर्स निकल कर आता है। ये वीक फोर्स इन सुमो लोगों के बीच में लग तो रहा है मगर इन्हें मूव कराने के लिए सफिशिएंट नहीं है। फिर ये फोर्स हम लोगों ने कहाँ देखा था, याद करो ग्रेविटेशन के दिन,
जब एक बहुत ही हेवनली बॉडीज होती हैं, जैसे कि अर्थ हो गया, मून हो गया, मार्स हो गया, सन हो गया, इन लोगों के मास बहुत ज्यादा होते हैं। तो मास ज्यादा होने से क्या हुआ, ये कांस्टेंट एक बहुत कम वैल्यू में है, 10⁻11 है। अगर यहाँ पर ऐसी मैसिव बॉडीज हों जिनकी पावर जो है वो 10⁻24 जैसे अर्थ की होती है, इसी तरह से मून 10 की पावर के करीब, अगर कोई और प्लेनेट भी ले लें 10⁻15 के आसपास, तो 10⁻15 इंटू 10⁻24, इसमें जो वैल्यू आएगी वो 10 पॉजिटिव बचेंगी, एक लार्ज वैल्यू। तो वहां पर हम लोगों ने इसको देखा भी है, एक्सपीरियंस भी किया है, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि सर्कुलर मोशन करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों कहाँ से आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जो टुवर्ड्स सेंटर होता है। और सेंटर में यहाँ पर हम लोगों के 12 फिजिक्स में भी ये बातें जगह जगह आती रहेंगी, तो थोड़ा बेसिक से इसको कवर कर लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था कि जब भी इस तरह से सर्कुलर मोशन हुआ, तो जैसे स्ट्रिंग में हमने एक स्टोन बांध के घुमाया, तो यहाँ पर स्ट्रिंग टाइट हो गया, तो टेंशन फोर्स है। चूंकि यही सेंटर की तरफ लग रहा है, इसीलिए इसी का नाम हम सेंट्रीपिटल फोर्स रख देते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन हो रहा है, मगर सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए ही है। वो कौन सा, यही कूलम्बियन अट्रैक्शन फोर्स, जो जिसकी बात हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो कोई भी सेंटर की तरफ फोर्स लगता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व कर रही है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही है। वो कौन सा लगता है, यही न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, यही सेंट्रीपिटल का फोर्स का काम करता है, जिसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। अब चलो अपनी बात पे वापस लौटते हैं। ये था हम लोगों का न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ रखा था। उसी के बेस पर हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी नई चीजें नहीं है, थोड़ा सा कुछ सिमिलर भी है और कुछ इसमें डिफरेंस भी है। तो अब आते हैं बच्चों यहाँ पर, जिस तरह से मास में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स ही होता था, उस तरह से चार्ज में वैसा नहीं है। अट्रैक्टिव या रिपल्सिव कोई भी फोर्स हो सकता है। अगर दो पॉजिटिव चार्ज बॉडीज हैं तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, मींस लाइक चार्जेस रिपेल। तो बच्चों दो पॉजिटिव के बीच में रिपल्सिव फोर्स है, अगर दो निगेटिव चार्ज बॉडीज हों तब भी इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा। और अगर एक पॉजिटिव निगेटिव है तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लेंगे बच्चों। पॉजिटिव निगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो इस सिचुएशन को फोर्स चाहे अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव, ठीक है ना बच्चों। तो अब ये जो फोर्स लग रहा है, तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है। तो Q1 Q2 ये चार्ज हम लोगों ने कंसीडर किए, और इन लोगों की डिस्टेंस है r डिस्टेंस पर ये दोनों चार्जेस प्लेस्ड हैं, Q1 और Q2। तब क्या होगा कि इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है बच्चों, यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। अब ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। और ये हमेशा स्टेशनरी चार्ज के बारे में पढ़ा जाता है, क्योंकि ये बात तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन कर लिया था। उसकी दो ब्रांच आई थी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक आई है, एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आई। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग सब रुके हुए चार्ज की ही स्टडी करते हैं, तो ये स्टैटिक चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मीन्स अगर हम चार्जेस को इंक्रीज करते हैं तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स भी इंक्रीज होगा। ठीक है, बोलो बच्चों, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी वही बात बताती है कि अगर हम चार्जेस को डबल कर रहे हैं, या एक सिंगल क्वांटिटी के बारे में एग्जांपल ही दे रहे हैं, अगर सिंगल क्वांटिटी होती और इसे डबल कर रहे हैं तो ये फोर्स जो है डबल हो जाएगा। अगर इसे 3 टाइम कर रहे हैं 3 टाइम हो जाएगा। और यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। ये r इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, और इनवर्सली का मतलब है डिस्टेंस इंक्रीज करने पर फोर्स की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। वो भी किस रेशियो में वेरिएशन हो रहा होगा, अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो फोर्स डिक्रीज होकर 1/4 टाइम हो जाएगा। अगर स्क्वायर ना होता तब ये डबल करने पर डिक्रीज होकर हाफ होता। अगर ये क्यूब होता तब क्या इफेक्ट पड़ता, क्यूब अगर होता, इसको अलग से लिख देते हैं, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यूब, तब इसमें डिस्टेंस इंक्रीज करने पर फोर्स डिक्रीज होगा। ये बात तो रहेगा, क्योंकि ये बात क्यों रहेगा, इनवर्सली रिलेशन का मतलब ही ये है। मगर अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करके डबल कर दें तो फोर्स 1/2 का क्यूब हो जाएगा, मीन्स 1/8 टाइम डिक्रीज कर जाएगा। तो इसको हम कहेंगे कि फोर्स डिक्रीज होकर 1/8 हो गया।
तो इस तरह से डायरेक्टली इन्वर्सली मतलब समझा, और इन्वर्सली में भी हमने खास तौर से वो मतलब समझा बच्चों जो कि हमारा स्क्वायर का है। इसकी ज़रूरत भी तुम्हें डिफरेंट जगह पड़ती रहेगी, ठीक है। अब जरा इतनी बात करते हैं, इसमें अगर कहीं किसी को कंफ्यूजन हो अभी, या हम इस वीडियो को सेव कर रहे हैं बाद में तुम्हें सेंड कर देंगे, आराम से इसकी स्टडी करना। जिन जिन पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम्स आए उनको हम नेक्स्ट डे या फिर कभी डिस्कस करेंगे। कुछ नहीं तो हमें व्हाट्सएप मैसेज कर देना, और हम रात में जब भी फ्री होंगे तो एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा 10 मिनट की क्लास लगा के उन चीज़ों को क्लियर कर देंगे। तो ये तो दरअसल बात हुई। अब इसके बाद आता है बच्चों, इन दोनों को कंबाइनली अगर लिखा जाए तो क्या होगा, और अभी इसके ग्राफ की भी बात करना है, मगर पहले हम लोग कूलॉम्स लॉ को कुछ अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि ग्राफ जो है एक अलग चीज़ है, उसको भी ढंग से बताना पड़ेगा। तो बच्चों अब इन दोनों को कंबाइनली अगर देखा जाए तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 हो गया, और इनवर्सली R स्क्वायर हो गया। इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया गया। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन साइन रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट का नाम है, इसको हम स्मॉल के नाम दे रहे हैं, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और इस कांस्टेंट, इसे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहा गया है, इस कांस्टेंट के बाद इसका एक्चुअल जो शेप आएगा वो क्या होगा, इसको यहाँ लिखते हैं। तो F इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 R स्क्वायर। ये है बच्चों कैपिटल के। कैपिटल के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। इसको आराम से भी बड़ा बड़ा लिखते हैं, फिर इसका डिस्कशन शुरू करेंगे ये क्या है। ये तो बस इजी सा फील कराने के लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दे दिया। ये किससे मिलके बना हुआ था, इन लोगों से मिलकर। ये सब क्या है, इनके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं अभी। तो अभी अगर ये नोट कर लिया है तो उसको हटा देते हैं हम, और अब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर कौन कौन सा टर्म क्या क्या है, फिर इन दोनों में कंपेयर कर लेंगे कि वो के क्या है और ये के क्या है। इसकी बात यूजुअली एनसीईआरटी में नहीं करी है डायरेक्टली कूलॉम्स लॉ कहते वक्त, क्योंकि कल परसों कुछ बच्चे डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने एनसीईआरटी दिखाया, तो हमने उन्हें फिर कुछ क्वेश्चंस दिखाए बोर्ड के। हमने कहा देखो जब बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आए हैं तो फिर हम इसे कैसे ऑपरेट करेंगे। हमने बताया एनसीईआरटी की बात भी इसी का एक फॉर्म है, वो कब आ जाएगा उसको अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो वो सारा ही कंसेप्ट क्लियर कर लेना। ये एक वो जनरल फॉर्म है जिससे कोई भी क्वेश्चन कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड हो जाएगा। अब हम यहाँ से इस चीज़ को हटाते हैं बच्चों, और यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि थोड़ा हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा अब। तो अब बच्चों चलते हैं इसमें कूलॉम्स लॉ के इस फोर्स तक। हम लोग पहुँच गए इस फोर्स को लेकर, इसमें कांस्टेंट और चीज़ों की स्टडी करते हैं। तो बच्चों ये फोर्स हम लोग जानते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। कूलॉम्स लॉ में जो प्रॉब्लम्स बनेंगी उसमें वेक्टर कैलकुलेशन यूज़ होगी। पहले तो सिर्फ हम लोग वेक्टर कैलकुलेशन ऐड करने का फॉर्मूला देख लेंगे, बाकी जब जब टाइम मिलेगा तब हम लोग जो है इसमें वेक्टर को ज़रूर सीख लेंगे, क्योंकि वेक्टर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स की बेसिक कैलकुलेशन है। वो तुम्हारे कोर्स में जब रहा था तो रहा था 11th में, मगर उसकी ज़रूरत हर वक्त पड़ती रहती है। तो वो ये नहीं था, इस तरह का चैप्टर नहीं था कि वो अब नहीं है 11th हमारे कोर्स में। उसी से हम कंपोनेंट्स बनाना सीखेंगे, उसी से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के 2 टाइप होते हैं वो सीखेंगे, तो वो धीरे धीरे हम लोग सीखते रहेंगे। चलो खैर, अब इसमें फार्मूला लिखते हैं बच्चों। यहाँ से ये आया F इक्वल टू, हम लोग लिख रहे हैं यहाँ F इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब इसमें कौन कौन क्या क्या है जरा इस बात को देखते हैं बच्चों। इसमें Q1 Q2 तो है चार्जेस, ये है बच्चों Q1 Q2 है चार्जेस, ठीक। चार्जेस की यूनिट हमें क्या लगाना होगी क्वेश्चन में, हमें चार्ज की यूनिट कूलॉम लगाना होगी एसआई सिस्टम में, और 99% क्वेश्चन हम एसआई सिस्टम से ही करेंगे। कभी कभार वो हमसे सीजीएस या गॉसियन सिस्टम में निकलवा लेते हैं। दूसरी इसकी यूनिट है ईएसयू करके, हम लोगों ने चार्ज के इंट्रोडक्शन में लिखा था, इसका पूरा नाम था स्टैट कूलॉम। आपस में रिलेशन इसमें क्या था, 1 कूलॉम इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU या स्टैट कूलॉम। तो ESU लिखना थोड़ा इजी पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो ये ESU का बारे में हो गया, चार्जेस हमें इसमें लगाना होंगे। फिर बच्चों ये हमारा आता है R, तो R हमारी है डिस्टेंस,
तो इसको आर तो नहीं लिया, वहाँ से एरो, सिर्फ डिस्टेंस लिख देते हैं। डिस्टेंस को हमें किस में रखना होगी? जब भी एसआई सिस्टम से बात कर रहे हो, ज़्यादातर हमें एसआई सिस्टम की ही बात करना होती है, तो हमें मीटर लेना होगा। अगर कभी सीजीएस में क्वेश्चन कहा गया है, उस वक्त हम सेंटीमीटर में रखेंगे, तो मीटर या सेंटीमीटर, ज़्यादातर मीटर ही लिखेंगे क्योंकि एसआई सिस्टम में यूजुअली हमें निकालना होता है। ठीक, ये हमारा सीजीएस है, समझाने के लिए बता दिया। वैसे अब एक्सटेंडेड फॉर्म को यहाँ पर गॉसियन सिस्टम कहा जाता है। अब चलते हैं इसके क्या है? इसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं इसको, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ये है बच्चों हम लोगों का के। होता क्या है? के अगर फाइंड करना है तो के होता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर और फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस इन मीडियम। इन दोनों फोर्स का रेशियो होता है के। ठीक, तो के क्या है? दो चार्ज जब एयर में रखे हुए हैं तब, और जब किसी मीडियम में प्लेस कर दिया तब उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, इन दोनों फोर्स के रेशियो को कहते हैं। ठीक, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। चलो पहले लिखते हैं इसको, तो वाटर की भी जरूरत पड़ेगी इसमें, तो वो भी पहले इंट्रोडक्शन करा दें, फिर इस बात पर दोबारा लौटते हैं कि इसमें बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूज होता है। तो के जो है वो अप्रॉक्सीमेट 1 होता है फॉर एयर। एयर के लिए 1 के करीब होता है, मगर वैक्यूम के लिए एग्जैक्टली 1 होता है। ये हमारा वैक्यूम हो गया। ठीक, मगर हमें क्वेश्चन में एयर या वैक्यूम जब भी दिया जाए तो के की वैल्यू 1 ही लगाना है, स्ट्रिक्टली 1 ही लगाना है। फिर बच्चों इसके बाद आते हैं के की वैल्यू होती है 80 फॉर वाटर। वाटर के लिए 80 होती है। के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है किसके लिए? फॉर कंडक्टर्स और मेटल्स। के की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है फॉर डाई इलेक्ट्रिक्स। डाई इलेक्ट्रिक क्या है? इसको आराम से भी देखते हैं। एक ही बात एक्सप्लेन करना है, एक इधर एक्सप्लेनेशन है। और के यूनिटलेस है, ये बात तो हमें दिखाई दे ही रही है बच्चों, के यूनिटलेस है। कैसे पता लग रहा है? भाई दो फोर्स का रेशियो है, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन है, इस वाले फोर्स की यूनिट भी न्यूटन है। सेम अपान सेम क्या हो जाएगा? वो रेशियो जो कि सेम क्वांटिटी के बने हुए होते हैं और उन कांस्टेंट का यूनिट जो है वो नहीं होती या वो यूनिटलेस होते हैं। कुछ लोग तो उसको ऐसे समझने लगते हैं कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट देखा वो यूनिटलेस था तो उन्होंने उसका जनरल कंसेप्ट बना दिया कि कांस्टेंट हमेशा यूनिटलेस होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि न्यूटन के फोर्स में F=G m1m2/r²। अब इसमें G कोई यूनिटलेस थोड़ी है, इस G को फ्री करोगे तो F(r²) आएगा अपान m1m2 आएगा। F की यूनिट न्यूटन, इसकी मीटर स्क्वायर, यहाँ किलोग्राम स्क्वायर, तो यहाँ पर इसकी यूनिट है। यहाँ पर इत्तेफाक से ऐसा कांस्टेंट है जो सेम क्वांटिटीज से मिलके बना हुआ है, उन्हीं के अपान में है, तो इसलिए यहाँ पे यूनिटलेस आ जाएगा। ऐसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है जो V1/V2, दो मीडियम में अलग अलग स्पीड का रेशियो होता है, वो यूनिटलेस है, मगर उससे हर कांस्टेंट यूनिटलेस होता है। ये कंसेप्ट बना लेना बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा हमें नहीं सोचना है। जब भी कोई कॉन्सेप्ट आएगा उसकी हम यूनिट की बात करेंगे। ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। अब बच्चों अगर यहाँ पर देखा जाए, अभी एप्सिलॉन नॉट की तरफ चलते हैं, पहले इस के का मैटर को निपटा लें क्योंकि स्पेस है भी लिखने के लिए यहाँ पर। तो के क्या है? याद करो 11th में तुमने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड पढ़ा था। आयनिक बॉन्ड की अगर किसी को प्रॉपर्टीज अभी भी याद हो तो उसने एक पॉइंट वहां पे पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब भी इसका सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, जैसे NaCl है, ये बैड कंडक्टर है सॉलिड स्टेट में, मगर सोल्यूशन के फॉर्म में ये कंडक्टर है। या दूसरी प्रॉपर्टी तुमने यूं पढ़ी थी कि जब भी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने आइंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। अब जरा उस बात को समझते हैं उस के थ्रू, जिसमें हम वाटर के एग्जाम्पल भी दे देंगे और वो पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलो बच्चों इसके अंदर देखा जाए कि क्या हुआ। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है बच्चों? दो मीडियम में लगने वाले फोर्स का रेशियो है। अब अगर देखें कि ये आयनिक बॉन्ड होता क्या था,
आयनिक बॉन्ड ये होता है जो कूलम्बियन फोर्स है उसी को केमिस्ट्री वाले आयनिक बॉन्ड कहते हैं। एक Na+ बन गया पॉजिटिव चार्ज, एक Cl- बन गया नेगेटिव चार्ज, ये वही है। तो इनके बीच में आगे हम जाके पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं और वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाती हैं। ये फील्ड लाइंस आगे के टॉपिक है, मगर उस पर ज्यादा नहीं सोचना है। मतलब इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन है, ये तो समझ में आ ही रहा है, और वो निकालने के लिए फॉर्मूला ये भी समझ में आ रहा है, और ये भी पता लग रहा है F इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर K दिखाई दे रहा है, किसके? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यहाँ पर एक रेशियो बनेगा कि अगर K की वैल्यू बढ़ाई जाएगी तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो जब वो एयर में है, सपोज कर लो 80 न्यूटन फोर्स लग रहा है दोनों Na+ और Cl- के बीच, मगर जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर का K ये होता है 80, तो यहाँ K 1 से लेकर, भाई एयर या वैक्यूम के लिए तो 1 था, तो 1 से 80 टाइम्स हमारा K बढ़ गया। फोर्स की वैल्यू 80 टाइम्स क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। पहले फोर्स 80 लग रहा था, अब 1/80 लगने लगेगा। मीन्स अब जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा? 80/80 का मतलब 1 न्यूटन। अगर एयर के अंदर चार्ज पार्टिकल के बीच में 80 न्यूटन फोर्स लग रहा था, तो वाटर में डिप करने के बाद फोर्स कितने लगने लगा? 1 न्यूटन। यही दरअसल दो मीडियम का कांस्टेंट है। भाई इसका तो हमें के पता ही है, एयर या वैक्यूम का 1 है। फोर्स इन एयर क्या था? 80 न्यूटन, और फोर्स किसी मीडियम में क्या लगने लगा? 1 न्यूटन। इनका रेशियो कितना आया? 80। तो अब हमने उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यही नाम दे दिया 80 न्यूटन। अब ये समझ में आई बात कि क्या है? किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो होता है जो दो चार्ज का रेशियो के बराबर हो, और वो रेशियो क्या है? दो चार्जेस का बीच में लगने वाले फोर्स, जो एयर में फोर्स लग रहा है वो, जो मीडियम में फोर्स लग रहा है वो, उन दोनों फोर्सेस के रेशियो को इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। क्या ये बात बच्चों क्लियर हो पाई? अगर इसमें किसी को डाउट है तो आराम से अभी बोलो, या बाद में भी पूछ सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, उसको आराम से हम लोग देखेंगे। कुछ दिनों की बात है, 21 के बाद 21 को ऑफलाइन भी क्लास हो जाएगा, तो इस तरह की चीज़ों में परेशान ना होना। अगर ऑनलाइन में कोई दिक्कत रह जाए तो पूरे एक सिस्टम को बुरा कहने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से हमारी पावर और बढ़ जाती है कि हम क्लास में तो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाते, मगर इसमें हम रिकॉर्ड भी यहाँ कर सकते हैं। फिर से एक बार, किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दो फोर्स का रेशियो है। किसी मीडियम जैसे वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस का रेशियो है। एक फोर्स वो है जो एयर में रखे हुए थे चार्ज पार्टिकल, दूसरा फोर्स वो है कि वही चार्ज पार्टिकल और वही डिस्टेंस, बस उसे मीडियम में डुबो दिया गया, तब जो फोर्स लग रहा था। इनके रेशियो को इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाएगा। तो डेफिनेशन तो बहुत आसान, बनाना तो आसान है, इसको हम लोग रेशियो से बोल देंगे, मगर इसे समझने के लिए बात हो रही थी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वहां तक कवर करता था क्योंकि के की वैल्यू ज्यादा होने से फोर्स कम होता था, और जब दोनों चार्ज के बीच में 80 न्यूटन फोर्स एयर में लग रहा था, जब हमने वाटर में डुबोया तब उसमें क्या हुआ? फोर्स की वैल्यू कम हो गई। इतनी कम हो गई कि दोनों आयंस एक दूसरे से बंधे रहने के लिए सफिशिएंट फोर्स नहीं हो पाया और वो लोग डिसोसिएट हो गए। तो उसको हमने आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है। ठीक, तो फिर आ जाते हैं आगे की बात पर। तो इससे कहते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। अब ये एयर के लिए अप्रॉक्सीमेट 1 है, मगर 1 लगाना है हमेशा। वैक्यूम के लिए भी 1 लगाना है, तो इन दोनों के लिए हमेशा क्वेश्चन में 1 लगाना है। जब कोई मीडियम देंगे, जैसे वाटर फ्रीक्वेंटली यूज होता रहता है, हम याद रख लें उसको 80। कंडक्टर या मेटल डेरिवेशन में यूज होंगे आगे चैप्टर्स में, इन्फिनिटी यहीं से बताते चल रहे हैं। और डाइलेक्ट्रिक के लिए के की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। डाइलेक्ट्रिक होते क्या हैं? पहले डाइलेक्ट्रिक के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। डाइलेक्ट्रिक ऐसे सब्सटेंस हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। 1 नंबर का क्वेश्चन इसी चैप्टर में आया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक वो हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। 1 नंबर में जब उन्होंने पूछा तो ये आंसर हमारा हो गया। कंडक्टर वो हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, डाइलेक्ट्रिक वो हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखते और करंट का कंडक्शन नहीं करते। अगर वो और ज़्यादा डिटेल में पूछ लेते तब उसका पूरी कहानी क्या हो जाएगी
एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। वैसे तो डाइलेक्ट्रिक नाम की हेडिंग आएगी हमारे कैपेसिटेंस नाम के चैप्टर में, मगर थोड़ा सा समझ लेते हैं इसमें कि ये 1 से ज़्यादा है, ये किस तरह की चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा आइडिया देने के लिए अभी सुन लेते हैं। तो देखो बच्चों, एक तो वो हुए जो कंडक्टर है, एक ये कैटेगरी हो गई, एक कैटेगरी हो गई इंसुलेटर। ठीक, करंट का कंडक्शन जो लोग करते हैं कंडक्टर कहलाए, या जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। करंट का कंडक्शन जो नहीं करते या जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इंसुलेटर है। मगर डाई इलेक्ट्रिक इन दोनों के बीच की कैटेगरी थी। इसके अंदर क्या है, ये इनिशियली तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, मगर एक स्टेज के बाद इनके अंदर कंडक्टिंग नेचर आ जाता है। ठीक, ये कैसे आता है, ये थोड़ा सा आगे की बात है, मगर हल्का सा भी समझते चलना है कि एक नाम है ये। अब यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक एग्जाम्पल सुनो इसके, जैसे ये ग्लास हो गया, वैक्स हो गया, पेपर हो गया, ये डाइलेक्ट्रिक है। इन लोगों के जो है, किसी का 8.5, 12.5 इस तरह से होता है, यहाँ तक वाटर तक पहुँचते हुए 80 हो जाता है, और मेटल तक पहुँचते हुए इनफाइनाइट हो जाता है। इनको अगर हमने शुरू में देखा तो इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं थे, मगर अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स के बीच में इनको रखकर और यही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बढ़ाते रहें, तो एक स्टेज ऐसी आती है कि इसके न्यूक्लियस और बाहर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होकर, न्यूक्लियस इस नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होकर इस तरह का शेप क्रिएट करता है कि इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, और सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से फ्री हो जाते हैं, और इसका नेचर क्या बन जाता है, कंडक्टिंग। ये एक हल्का सा प्रोसेस है। इस पूरे प्रोसेस को लिखेंगे पढ़ेंगे कैपेसिटेंस नाम के चैप्टर में, मगर फिलहाल एक नाम आया था डाइलेक्ट्रिक, तो उसका इंट्रोडक्शन हमने कर दिया। ठीक, तो बच्चों ये है। अब जरा इसकी यूनिट की बात आती है, तो इसमें डाइलेक्ट्रिक कितने मटेरियल हैं, हमें सबका कुछ नहीं याद रखना है। तुम्हें वैक्यूम का आना चाहिए, मेटल का, वाटर का, 3 चीजें चाहिए होती हैं। बाकी कोई भी सब्सटेंस की बात करेंगे तो वो हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देंगे। अच्छा, कि यूनिटलेस है, ये हमें साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 2 फोर्स का रेशियो, सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो यूनिटलेस होता है। ठीक, अब जरा आगे आते हैं बच्चों दूसरी चीज पर। इस क्वांटिटी के बाद जरा यहाँ पहुंचते हैं। डायमेंशन लेस भी है भाई, यूनिट लेस है तो कहीं डायमेंशन लेस भी इसमें जोड़ लो, डायमेंशन लेस भी होता है। अब आते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का पहले एक नाम लिखते हैं कि इसे बोलते क्या है, फिर समझते हैं कि ये होता क्या है। एप्सिलॉन नॉट होता है बच्चों, इसका नाम है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब होता है वैक्यूम, तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये होती, इसकी वैल्यू क्या है, पहले ये देख लें, वैल्यू और यूनिट, फिर चलते हैं कि ये होता क्या है। इसकी वैल्यू पाई गई 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसकी यूनिट क्या पाई गई, ये तो भाई याद ही रखना पड़ेगा। इसकी वैल्यू क्या पाई गई, वो सारी यूनिट, एप्सिलॉन नॉट को उठाकर इधर लाओ, फोर्स को उठाकर नीचे, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया, फोर्स इधर आ गया। यहाँ Q1 Q2 कूलम स्क्वायर हो गया, अपान में पाया जा रहा है फोर्स न्यूटन हो गया, डिस्टेंस स्क्वायर है मीटर स्क्वायर हो गया, और बेचारा K की तो यूनिट होती नहीं है। 4 पाई, ये भी मासूम लोग हैं, इन लोगों की भी यूनिट नहीं होती। तो इस तरह से इसकी यूनिट यहीं से दिखेगी तुम्हें, कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट आ गई। ये बार बार फॉर्मूले पे क्यों ले जा रहे हैं, सीधा क्यों नहीं लिखा दिया। सीधा लिखा हुआ अगर तुम याद कर लेते हो इसकी यूनिट ये है, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। और माइंड हमारा सर्कुलर, जो एक सर्कुलर पाथ पर चलता है, उसके सर्किट्स होते हैं, उसे किसी लॉजिक से कनेक्ट करना होता है। अब से कई महीनों बाद नहीं याद रहेगा कि इसकी यूनिट ये क्या थी, बहुत सारी यूनिट पढ़ना होंगी। तो जब भी इस तरह की चीज़ें हों तो उसको हम किसी लॉजिक से कनेक्ट करें, मीन्स फार्मूले में उसे बनाना सीखें। उसके लिए घंटों भर का काम नहीं हो रहा है, फार्मूले पे नज़र डालेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, हमेशा के लिए ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट हो गई। अब देखते हैं कि ये है क्या, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस या हम यहाँ पर वैक्यूम भी लिख सकते थे, एक ही बात होता है, मगर हमने सोचा वैक्यूम तो नाम यूज ही कर चुके हैं, फ्री स्पेस को भी कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का मतलब ये है कि जब 2 चार्जेस थे, कैटाइन और एनाइन, तो इनके बीच में मोहब्बतें लग रही हैं। भाई मोहब्बतें कब होंगी, जब अपोजिट नेचर का चार्ज होगा, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स। रिपल्शन तब होगा जब सेम नेचर का चार्ज होगा। तो इसमें जो अट्रैक्शन लग रहा है,
तो एयर में अट्रैक्शन हमने लोगों ने एग्जाम्पल लिया था कि यही दोनों चार्ज रखे हुए हैं और एयर के अंदर हैं, तो एयर या वैक्यूम के अंदर इनके बीच में 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बहुत अच्छी बात। इसी को जब उठा के वाटर में डिप कर दिया, ना चार्ज बदले ना डिस्टेंस चेंज किया, तब यही फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होकर 80 न्यूटन से 1 न्यूटन हो गई। अब यहाँ पर कुछ इश्यू है तो समझने वाला, क्योंकि चार्जेस भी वही है, डिस्टेंस भी वही है। देखो बच्चों, चार्ज भी वही है, Q1 Q2 और R स्क्वायर भी वही है, तो फोर्स अभी दूसरे मीडियम पे वही होना चाहिए था। और ऐसा ही होता था कभी जब हम लोग न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फॉर्मूला पढ़ रहे थे, तो वहां पर F=gm1m2/r² में बीच में कोई मीडियम अगर आ भी जाए तब कोई असर नहीं था, जितना फोर्स पहले लग रहा था उतना बाद में लग रहा है। मगर यहाँ पर मीडियम चेंज करने पे फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है हर मीडियम की अपनी एक अलग परमिटिविटी है। ये बिल्कुल इस तरह से होता है जैसे क्लास के एक अलग अलग माहौल होते हैं। एक क्लास का वो माहौल है कि टीचर बहुत प्रमोट करता है पूछने के लिए बच्चों से कि तुम लोग इंटरेक्ट करो, जो भी चीजें हैं पूछो, तो इसका मतलब उस क्लास की परमिटिविटी बहुत ज्यादा है, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा है, इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है। इंटरेक्शन को हम अट्रैक्शन फोर्स मान लेते हैं ज्यादा। एक इस तरह से बहुत स्ट्रिक्ट टीचर आए जिन्होंने कहा कि कोई हिलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। अगर उन्होंने किसी बच्चे ने कोई जेन्युइन प्रॉब्लम भी पूछ ली या कोई बात कह दी, तो वो उसके ऊपर बहुत ही एग्रेसिव नेचर से उस पर एक अटैकिंग स्ट्रेटजी बना लेते हैं उसके ऊपर, कभी उसे टॉर्चर करते हैं, कभी क्वेश्चन पूछते हैं, कभी डांटते हैं। यहाँ इसका मतलब है कि उसकी परमिटिविटी बहुत कम हो चुकी है, इनके बीच में एक्सचेंज, इंटरेक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम लग रहा है। तो हर मीडियम की अपनी एक अलग परमिटिविटी होती है। इसी बात को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमने यहाँ पर इस के को अगर हटा दें तो एनसीईआरटी की लाइन हो गई, यहाँ तक सिर्फ एप्सिलॉन नॉट तक ये एनसीईआरटी की लाइन हो गई। मगर एनसीईआरटी में वैक्यूम का जिक्र करके कहा गया है, तो हम भी तो यहाँ वैक्यूम के लिए यही तो कह रहे हैं, वैक्यूम के लिए के की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 1 रख देंगे। अब ये फॉर्मूला वैक्यूम के लिए तैयार हो गया, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। मगर अगर उन्होंने किसी मीडियम में उसे रख दिया तब तो हमें के लाना पड़ेगा ना, तो जब के लाना पड़ेगा तो एक ही बार में जनरल कंडीशन बनाए दे रहे हैं। अगर हमें इसी को फॉर्मूला वैक्यूम के लिए रखना है तो के की वैल्यू उठा के 1 रखी, सिर्फ रह गया हमारा 1/4πε0 Q1 Q2/r², सिर्फ इतना बचा है। तो वही बात थी ये। तो हर एक मीडियम की परमिटिविटी होती है, मतलब कोई मीडियम कितने फोर्स लगने को अलाउ कर रहा है, यही उसकी परमिटिविटी है। कोई भी मीडियम कितना फोर्स लगने के लिए अलाउ कर रहा है। कोई मीडियम स्ट्रिक्ट है बहुत, तो वो बहुत कम फोर्स अलाउ कर रहा है। कोई मीडियम जो है वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, वो ज्यादा फोर्स को अलाउ कर रहा है। तो हर एक मीडियम की परमिटिविटी है। तो सवाल उठा कि परमिटिविटी को निकाला कैसे जाए। निकाला ऐसे जाए कि इसमें स्टैंडर्ड कौन है। स्टैंडर्ड हमने देखा सबसे अच्छा वैक्यूम हमने पाया, सबसे अच्छा वैक्यूम था जो कि सबसे ज्यादा अलाउ कर रहा था। तो अब सोचा कि वैक्यूम की वैल्यू तो फिक्स्ड है, इसी को के से इंटू कर देते हैं। इसी को जब के से इंटू कर दिया जाए तो अब ये वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ही आ जाएगा कि वैक्यूम के ही कितने गुना, चूंकि अपान में है तो ये वैल्यू बढ़ने के बजाय होल वैल्यू फोर्स वाइज डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है, तो अब इसलिए इस वाले फॉर्मूले को कुछ अलग डेफिनेशन में ये भी लिखते हैं कि 1/4πε∨r, इसे कह देते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी के बाद वो अक्सर इसका नाम फिर से दोबारा लेते हैं कि 1/4πε0 और इसकी वैल्यू रख देते हैं ε0 × k। तो बेवजह 36 बातें याद करने से क्या फायदा है। पहले तो हम उसी बात को वहां पे चेंज कर लें, ε0 ही हमने समझ लिया वैक्यूम का है, इसी को k से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा। मगर यही को हम ER भी कहते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव का मतलब है वैक्यूम से तुलनात्मक वे में उसकी परमिएबिलिटी क्या है, कि वैक्यूम में तो इतना परमिएबल होता था, अब इसका ये 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है। मगर फोर्स 2 गुना नहीं होगा क्योंकि ये अपान में है, इससे बढ़ने से फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। हाँ बच्चों, कुछ बात क्लियर हुई कि परमिटिविटी क्या है। हम लोग काफी ज्यादा परमिएबिलिटी रखते हैं क्योंकि हम प्रमोट करते हैं बच्चों से कि तुम लोग नॉनसेंस क्वेश्चन खास तौर से हमसे पूछा करो, क्योंकि इसी की वजह से पढ़ाई के अंदर रिटार्डेशन होता रहता है कि जब भी कोई बात अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो स्फेरिकल है या ट्रायंगुलर है या प्रिज्मेटिक शेप में है, तो हमें पूछना चाहिए कि क्या है। उसके लिए हम कभी तुमसे नहीं कहेंगे कि तुम इतने बड़े हो गए अभी तक तुम्हें ये नहीं पता है, क्योंकि जिस दिन से हम सीखना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीजें छोटी छोटी निकलती हैं और हम अक्सर शर्म में उसे नहीं पूछते। तो हमें पूछना चाहिए
कभी भी कोई टीचर बेवजह अगर डांटता है कि 10th की चीज़ तुम्हें नहीं पता है, तो तुम्हें अपनी गलती को मान लेना है, मगर तुम्हें अपना काम चलाना है। कभी भी ये सोच के उससे दूर नहीं भागना है कि अभी क्लास हंस देगा या टीचर डांट देगा, ये सब नॉनसेंस बातें होती हैं। हम ही को आना चाहिए, कभी हम ही को ज़रूरत पड़ेगी एग्जामिनेशन हॉल में, जब ज़रूरत पड़ेगी अभी या बाद में, तब जो है हमारे साथ कोई भी नहीं होगा। तो हमें बस 1 to 1 रिलेशन रखना है कि सामने सर हैं और हमें उनसे कितना भी ज़्यादा वो डांटे करना है। टीचर से कभी बदतमीजी नहीं करना है। स्कूल वाले टीचर को हमेशा प्यार से ट्रीट करना है, उनकी हमेशा तारीफ करना है। अगर वो गलत बात भी कह रहे हैं तो कभी आर्गुमेंट नहीं करना है, उनको अप्रिशिएट करना है कि सर आप बहुत अच्छा बताते हैं, आपने जो बताया है वो हमारा सब क्लियर हो गया है, ताकि उनसे एक अच्छे रिलेशन रहें, एक हेल्दी रिलेशन रहें और वो प्रैक्टिकल में भी सपोर्ट कर सकें। तो चलो खैर यहाँ पर आते हैं रिलेटिविटी। तो ये बात हो गई बच्चों इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी। इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी फिर से एक बार बता दें, शायद तुम लोग संकोच में ना पूछ रहे हो। कोई भी मीडियम, हर एक मीडियम में दो चार्ज अलग अलग फोर्स शो कर रहा है। भाई दो चार्ज ले लिए Q1 Q2 और एक डिस्टेंस फिक्स ले ली, हर बार में वही डिस्टेंस वही चार्जेस। अब उसको वैक्यूम में रखा अलग फोर्स लग रहा है, वाटर में डिप करा अलग रखा है, बेंजीन का के अलग होता है, ईथर का के अलग होता है, अलग अलग मीडियम है, अल्कोहल में ले जाकर रख दिया अलग हो गया। ठीक है, तो जब भी किसी भी मीडियम उनके बीच में लाया गया तो उनके बीच में फोर्स अलग हो गया। तो ये फोर्स चेंज क्यों हुआ, कौन से फैक्टर ने चेंज किया? तो एक नया फैक्टर है के। के क्या है? एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। क्या? ये दो फोर्सेस का रेशियो है। दो फोर्स जब एयर में रखे होते हैं तब का फोर्स, जब वही चार्ज जब किसी मीडियम में रखे होते हैं तब के फोर्स, इन दोनों फोर्स के रेशियो को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का, किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं जिस मीडियम में डुबाया गया। ये था इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ये थी कि दो चार्ज के बीच में कोई भी मीडियम कितना फोर्स अलाउ कर रहा है। जैसे वैक्यूम में कितना जो है इसकी वैल्यू है, और ये वैल्यू रखने के बाद अगर हम सॉल्व करेंगे, ये बेचारे तो दोनों लोग हैं कांस्टेंट, और कांस्टेंट इन लोगों की वैल्यू है फिक्स्ड, भाई इसकी वैल्यू 3.14 होती है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे रखा बच्चों 1/4 पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट को 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये सब सॉल्व होकर जो आया वो 9 इंटू 10⁻9 आया। ये हमें बार बार सॉल्व नहीं करना है, इसकी वैल्यू हमें पता ही रहती है, हमेशा हमें 9 इंटू 10⁻9 लगाना है। मगर अगर यही बात ऐसी हो जाए कि ये वाटर में रख दिया जाए, तो वाटर में अगर यही दो चार्ज निकाल रहे हैं, अभी पहला क्वेश्चन हम इसी पे करेंगे, मगर बार बार इंट्रोडक्शन के लिए हम चाह रहे हैं कि ये बात क्लियर हो जाए। बच्चे लोग इसमें कंफ्यूजन शो करते हैं काफी। तो अगर ये दोनों चार्ज कहाँ रखे हुए हैं, एयर में रखे हुए हैं, तब इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा था बच्चों? ये लग रहा था, ये फोर्स निकल कर आया। तो ये फोर्स क्या निकल कर आया बच्चों? एफ इक्वल टू आया है 9 इंटू 10⁻9, ये तो हो गया कांस्टेंट। और यहाँ पर के भी था अपान में, जिसकी वैल्यू एयर के लिए हमने 1 लगा दी, और Q1 Q2 यहाँ रखा अपान आर स्क्वायर। सपोज कर लो ये सब 1 1 है, तो ये पूरी वैल्यू सॉल्व होकर 1 आ रही है। तो इतना फोर्स आया। कितना फोर्स आया? 9 इंटू 10⁻9 आया। अब अगर यही फोर्स वैक्यूम में ना होकर होते वाटर में, बार बार फोर्स निकल जाता है, यही दोनों चार्जेस वैक्यूम में ना होकर होते वाटर में, तब इसके बाद यहाँ पर नई चीज क्या आ जाती? भाई ये तो पूरी वैल्यू सॉल्व होकर आ गई हमारी 9 इंटू 10⁻9, मगर जो अपान में के दिखाई दे रहा है ना, ये के इतना आ जाएगा जैसे ये जो फोर्स आया था उसके अपान में 80 और पाया जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस है। तो वैक्यूम इतना परमिटिविटी शो कर रहा था उसके फोर्स के लिए, मगर ये इतना फोर्स नहीं लग रहा। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं वाटर करके 80 ना होकर 90 है, वैल्यू थोड़ी आसान बन जाएगी। तो यहाँ से कैंसिल होने के बाद 8 इंटू या 0.8 इंटू 10⁻9 ये निकल रहा है। कहाँ 9 फोर्स लग रहा था वैक्यूम में, वाटर बेचारा जो है क्या लगाने लगा? 0.8 न्यूटन फोर्स लगाने लगा, इतना कम हो गया। तो ये मीडियम की अपनी परमिटिविटी थी। जैसे किसी क्लास में तुमने उनसे 5-6 क्वेश्चन पूछ दिए, 5-6 बातें अपनी डाउट्स जो थे लेक्चर के दौरान तुमने उनसे इंटरेक्ट कर लिए, ये इनकी वैक्यूम में परमिटिविटी थी। और किसी क्लास में इतना डर का माहौल था कि मीडियम इतना ज़्यादा था और के की वैल्यू, ताकि फोर्स की वैल्यू उसमें कम हो गई कि हम लोग जो है 5 प्रॉब्लम में से एक भी डिस्कस नहीं कर पाए और वो बात मन में ही लिए बैठे रहे। और ये चीज़ बहुत ही बुरी होती है एक स्टूडेंट के लिए, टीचर दोनों के लिए। हमें हर हाल में पूछना है, टीचर डांटता रहे, बोले कोई बात नहीं सर हम पहले बहुत नालायक थे,
मगर अब जब से आपने पढ़ाया तो इतना अच्छा समझ में आ रहा है कि हम चीज़ें पूछ रहे हैं। तो अभी हमने आपसे शुरुआत करी है, प्लीज़ हमें सपोर्ट कर दीजिए। ये कितनी अच्छी बात होगी, अगर कोई टीचर बेवजह डांटा और तुम ऐसे ही पूछ लेते हो उससे, तो ये उसके दिल को छू लेने वाली बात होगी। बोले सर हम पहले तो याद करते थे, मगर जब से आप पढ़ा रहे हैं तो समझने लग गए, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। छोटी बातें हैं मगर कोई बात नहीं, आपसे सीख लेंगे तब भी अच्छे हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है, कभी भी उससे आर्गूमेंट ना करते हुए, उसको अप्रिशिएट करते हुए मैक्सिमम इंटरेक्शन रखा जाए। यही पढ़ाई का तरीका है, बिल्कुल खामोशी से नहीं। इसीलिए सर हमने मुझे क्वेश्चंस पूछने हैं। अच्छा, हाँ बताओ। चैप्टर 4 से पूछना है। अरे चैप्टर 4 अभी नहीं, अभी ये रिलेटेड बात चल रही है तो इससे करेंगे हम लोग, उसको हम लोग अलग टाइम पर। हाँ बच्चों, तो यहाँ तक आते हैं, इससे रिलेटेड बात की बात हो रही है। तो चलते हैं फिर आगे बच्चों। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आज देख ही लेते हैं। अभी इसका ग्राफिकल पहलू रह गया है, मगर उसको भी अभी पहले दिन ही निपटा देते हैं। थोड़ी देर और रुको, आज स्कूल तो तुम्हारा है नहीं, पहला इसमें रिलेशन निकाल ही देते हैं, ठीक है। सबसे छोटे लेवल के क्वेश्चन क्या बनेंगे पहले इसको देखते हैं। अभी ग्राफ की बातें बाकी हैं बच्चों, ग्राफ के भी क्वेश्चन रिसेंटली एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। तो उसमें देखो बच्चों, इसमें क्या होगा कि हम लोग फार्मूले इसके कैसे बनाएंगे। फार्मूले देखो कैसे बनाए जाते हैं, उसका कंसेप्ट देखो क्या है। फार्मूले में हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन से रिलेशन बनाएंगे। उससे कैसे कैसे तरीका होता है, जैसे तुम लोगों ने बायस लॉ पढ़ा होगा, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वी। यहाँ से हम इसे हिंट दे रहे हैं, फिर हम कूलम्ब्स लॉ पे ला आते हैं। इससे ये कहा किसी ने कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी ले लेते हैं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। तो डायरेक्टली का फार्मूला और इनवर्सली दोनों को बनाना सीखो। तो इसके दो विजन होते हैं डायरेक्टली के। एक तो यही होता है जब हम लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं, सीधा P1 अपान P2, और यहाँ 1/2 लिखा, और इधर भी T1 अपान T2 ये लिख दिया। अब ये बात किसी लोग समझ नहीं आई कि ऐसे क्यों लिख दिया। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन अगर दिया जाए तो एक्सप्लेनेशन ये था कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T होता है। बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टली साइन हटा के कांस्टेंट K आ गया और T आ गया। पहले जब प्रेशर इतना है जब टेम्परेचर T1 था, जब टेम्परेचर T1 है तब प्रेशर P1 है। बाद में हमने प्रेशर को P2 पाया जब टेम्परेचर को T2 कर दिया गया, तो दो स्टेजेस बन गई। अब इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो K से K कैंसिल होगा, रिलेशन वही आ जाएगा, P1 अपान P2 इक्वल टू T1 अपान T2। तो ये रिलेशन बन गया। तो इतना तामझाम हमें हमेशा नहीं करना होता कि कांस्टेंट को रख के काट पीट रहे हैं। जब भी देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो सीधा सा 1 के सामने 1 और अपान में 2 के सामने 2 आ गया। अब जरा इसको लेते हैं इनवर्सली का क्या है। इनवर्सली में एक तो रास्ता ये था कि तुम डायरेक्टली ले सकते थे कि P1 अपान P2 इज इक्वल टू V2 अपान V1, यूं ले सकते थे। अगर किसी को तुम्हें थोड़ा सा अजीब सा लगा हो कि क्या लिख दिया अजीब सा, तो उसमें दो इक्वेशन बनाओ। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V को जब हम आगे बढ़ाएंगे बच्चों, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V को अगर आगे बढ़ाएंगे तो कांस्टेंट K आएगा अपान में V आएगा। तो ये पहली इक्वेशन हो गई। पहली इक्वेशन क्या थी, जब प्रेशर इतना था तो वॉल्यूम इतना था, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकेंड कंडीशन में क्या हुआ बच्चों, सेकेंड कंडीशन में क्या हुआ कि जब ये P2 हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, V2 हो गया। V2 वॉल्यूम हो गया जब ये P2 प्रेशर हुआ। इसको जब हमने डिवाइड करा तो यहाँ क्या पाया, P1 अपान P2 इक्वल टू क्या पाया बच्चों, V2 अपान V1 ये पाया। तो इसका मतलब है हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि P1 अपान P2 V1 अपान V2 ना आकर V2 अपान V1 आएगा, यानी P1 के सामने V1 ना आकर V2 आएगा। इस तरह से यहाँ कूलम्ब्स लॉ में फॉर्मूला बनाते हैं। तो इसे डिवाइड करेंगे बार बार कांस्टेंट से, बड़ा लगेगा, तो इसलिए सीधा डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हम इसको लेके चलते हैं। तो देखो बच्चों, पहला इसमें ये है F इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन इसमें ये बनता है, तो रिलेशन पहले बना लें। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2, तो इससे हमारा फार्मूला तैयार होगा कि F1 अपान F2 इज इक्वल टू Q1 Q2 अपान Q1 डैश Q2 डैश। ये पहला फार्मूला। ये डैश हमने बाद वाले चार्जेस के लिए लगा दिया है, Q1 Q2 पहले वाले चार्जेस हैं। इसी तरह से F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर, तो इससे फार्मूला क्या बनेगा बच्चों, F1 अपान F2 इक्वल टू क्या बनेगा, R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर ये बनेगा। तो ये हमारा F1 अपान F2 इक्वल टू R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर हो गया।
फिर बच्चों यहाँ पर अगर दोनों ही फैक्टर को चेंज कर दिया जाए Q1 Q2 R दोनों को, तब हमारा फॉर्मूला तैयार होगा यहाँ F1 अपान F2 इक्वल टू Q1 Q2 अपान Q1 डैश Q2 डैश और यहाँ R2 स्क्वायर और अपान R1 स्क्वायर, ये रिलेशन तैयार होगा। और एक क्वेश्चन इसमें बन सकता है ये, जो कि सारे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो F1 अपान F2 इक्वल टू K2 अपान K1 ये निकल कर आएगा। अब इसके ऊपर पहला क्वेश्चन हम लोग नोट करने जा रहे हैं, जिसमें इन चारों फॉर्मूलों को यूज करते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों, तुम लोग भी नोट करते हो रोज में, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस placed at a certain distance is 20 Newton. Find the force between them in following cases. फर्स्ट है, if charges are doubled. सेकेंड है, if distance is 1/4. थर्ड, if charges are doubled and distance is halved. फोर्थ है बच्चों, if charges are placed in a medium of dielectric constant 20 न्यूटन, वो सिर्फ 20 यूनिट तो है ही नहीं, सेम वैल्यू हो रही, थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं, 40, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 40 में डिप कर दिया। इनिशियली इन एयर, शुरू में वो एयर में थे, बाद में हमने किसी मीडियम में डाल दिया, मान लो बेंजीन में डाल दिया, जिसका के 40 है। अब देखो बच्चों, पहली कंडीशन में हम कैसे पकड़ेंगे, फार्मूला हमें कौन सा यूज करना है। तो फार्मूले तुमने बनाना देख लिया कि इससे क्या है, फिर भी अगर इसमें डाउट हो तो हमें अलग से मैसेज कर देना, हम इससे दोबारा बता देंगे। तो इसको यहाँ से हटाते हैं, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। उन्होंने कहा कि दो चार्जेस हैं, उन्होंने 4 क्वेश्चन अलग ना लिखकर एक में ही सारी कंडीशन हमें दे दी, तो उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी क्वेश्चन आ गया। तो देखो बच्चों क्या है कि इनिशियली चार्ज Q1 Q2 जो थे वो तो दोनों इक्वल है, आइडेंटिकल चार्ज कहा, तो हम इन दोनों चार्ज को मान लेंगे। Q1 हमने कंसीडर कर लिया Q है, बाद वाला चार्ज भी Q है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पहले फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, मीडियम में डिप कर दिया, तब जो है क्या होगा फोर्स, और चार्जेस को उन्होंने क्या कहा है, पहले चार्जेस डबल्ड, यानी Q1 डैश डबल कर दिया गया 2Q, Q2 डैश बाद वाला चार्ज है, सेकेंड वाला में चेंज करने के बाद जो बना वो डैश लगा दिया, ये 2Q हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे अपना, F1 अपान F2 इक्वल टू Q1 Q2 इनिशियल चार्ज हो गए, बाद वालों के आगे डैश लगा दिया गया यूं। तो F1 हमें दे रखा है 20 न्यूटन, F2 हमें फाइंड करना है, इनिशियल चार्ज QQ है Q स्क्वायर, और Q डैश क्या है 2Q और 2Q, ये रख दिए। तो यहाँ पे 20 अपान बन गया है F2, और यहाँ Q स्क्वायर अपान 2 इंटू 2 4 हो गए, और यहाँ Q स्क्वायर से Q स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, 80 न्यूटन, ये हमारा फोर्स आ गया। ठीक है ना बच्चों, समझ पाए? बताओ, जिसको समझ में नहीं आया उससे बोलो, उसे फिर से बता दे। अच्छा, बात क्या थी, सिर्फ चार्जेस को बदला, डिस्टेंस को बदला ही नहीं, तो डिस्टेंस हमें लेना ही नहीं थी, सिर्फ चार्जेस वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। सेकेंड केस में उन्होंने क्या करा, डिस्टेंस को चेंज कर रखा है। तुमने जो बोला वो आवाज हमें थोड़ी क्लियर नहीं आई, क्या कहना चाह रहे हैं? रिपीट कर दीजिए सर। अच्छा ठीक, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, लिखा हुआ बताया हुआ किसमें था क्या, इनिशियल दो चार्ज हैं इक्वल वैल्यू के,
तो Q1 भी Q है, Q2 भी Q है। तब उनके बीच में फोर्स लग रहा था 20 न्यूटन। जब उन्हीं चार्जेस को हमने डबल कर दिया तो पहला वाला चार्ज जो कि Q था वो अब Q1 डैश के नाम से 2Q हो गया, और सेकंड वाला चार्ज जो कि Q2Q था वो भी अब Q2 डैश के नाम से 2Q हो गया। बाद में चार्ज डबल कर दिया ना, शुरू में चार्ज ये था, बाद में ये हो गया। वो पहले शुरू में ये था, बाद में ये हो गया। तो अब इसके अंदर जो है चार्जेस बदले, तो फोर्स भी बदल जाना चाहिए। तो F1 अपान F2 इक्वल टू Q1 Q2 अपान Q1 डैश Q2 डैश। शुरू में चार्ज क्या थे बच्चों? Q था, ये भी Q था। बाद में चार्ज बढ़ाकर इसको 2Q कर दिया डबल, इसको भी डबल कर दिया, 2Q हो गया। पहले वाला फोर्स कितना लग रहा था? 20 न्यूटन। तो यही लिखा है 20 न्यूटन अपान F2। बाद वाला फोर्स चाहिए, QQ मल्टीप्लाई होकर Q स्क्वायर हो गया, 2Q इंटू 2Q क्या हुआ? 4Q स्क्वायर हो गया। Q स्क्वायर से Q स्क्वायर चला गया, 20 अपान F2 इक्वल टू क्या आ गया? 1/4 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे, F इक्वल टू क्या आ जाएगा? 80 न्यूटन, और लगा दो, ये हो जाएगा। अब इस तरह से सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो। देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन कैसे होगा। क्लियर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो इसे रिपीट करो बच्चों, हम फिर से बताएं। कोई बोलो कि जिसकी समझ में नहीं आया हो। वैसे इस बार फिर से देखना, शाम तक ये वीडियो तुम्हारे ग्रुप पे पहुंच जाएगा, तुम आराम से इसे दोबारा देख सकते हो। नहीं आए कल हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, मगर अपने आप ट्राई जरूर करो। क्लास में हम बस एक पार्ट बता के तीनों पार्ट खुद निकलवाते हैं, मगर अभी ऑनलाइन है, फर्स्ट डे है, पहला क्वेश्चन है, तो इसलिए साथ साथ में हम भी चल रहे हैं। हटाओ इसको। अब देखो बच्चों ने सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या कहा, पहले तो इसे जरा ध्यान से पढ़ें। उन्होंने कहा है तो 1/4, ये सेकंड में कहा है इफ डिस्टेंस इज 1/4। अब इसको भी हम पहले क्वेश्चन का एक पार्ट ही मानेंगे। जैसे पहले उन्होंने कहा आइडेंटिकल चार्ज है, सेकंड केस चल रहा है। आइडेंटिकल चार्ज का मतलब Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, दोनों चार्ज सेम है। ठीक है, पहली शर्त हो गई। बाद वाले चार्जेस क्या हो गए? तो Q1 डैश, बाद वाले चार्जेस की कोई बात ही नहीं करी है, तो हम भी नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं कर रखा है। मगर डिस्टेंस उन्होंने कहा 1/4 हो गई, तो पहले डिस्टेंस क्या थी? R मान लिया, कुछ कहा नहीं था उन्होंने, R लिया, यानी जो भी थी। दूसरी वाली जो है वो 1/4 ऑफ इनिशियल डिस्टेंस, जिसको हम सिंपली R/4 कह देंगे। ठीक, ये दो डिस्टेंस की कंडीशन आ गई। पहले वाला फोर्स जो है वो हमारा Q1 है, वो पहला फोर्स हमारा कितना है? 20 न्यूटन। बाद वाला फोर्स निकालना है। तो अब यहाँ चार्जेस की उन्होंने बात करी नहीं कि जो शुरू में चार्ज थे वही रहे, इसका मतलब सेम अपान सेम वो तो कैंसिल हो जाएंगे। तो सिर्फ R बदलने पर फोर्स चेंज हो रहा है, और ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों? F1 अपान F2। और वही बात है, F इनवर्सली प्रोपोर्शन R स्क्वायर ही तो था, तो यहाँ से F1 अपान F2 इक्वल टू R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर, ये रखा। F1 फोर्स की जगह लगा दिया हमने 20, R1 की जगह पर हमने रख दिया R स्क्वायर। R2 का मतलब है फाइनल डिस्टेंस जो थी इसकी, वो क्या रख दिया हम लोगों ने? बाद वाली क्या हो गई? R/2। तो R क्या था? 4 थी, 1/4, तो 1/4 रख दिया, और इसका स्क्वायर भी कर दिया। ठीक, और ये F2 की वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब ये एक्सप्रेशन क्या होता है? 20 अपान F2, ठीक है, R/4 का स्क्वायर कर दें, तो R का तो R स्क्वायर हो गया, यहाँ 16 हो गया, अपान में R स्क्वायर, ये 16 नीचे शिफ्ट हो जाएगा, R स्क्वायर अपान 16 R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर चला गया, एक्सप्रेशन बनता है यूं, 20 अपान F2 इक्वल टू 1/16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, F2 की वैल्यू जो आएगी तुम्हारी 320 न्यूटन, इतना आ जाएगी। F2 की वैल्यू 320 न्यूटन आ गई। ये जब सिर्फ डिस्टेंस को चेंज किया। अगले क्वेश्चन थर्ड में उन्होंने क्या किया है? चार्जेस को भी चेंज कर दिया है और डिस्टेंस को भी चेंज कर दिया है। चार्ज डिस्टेंस दोनों चेंज हो गए। तो अब यहाँ पर हम दोनों फॉर्मूले लगाएंगे बच्चों। तो इसको यहाँ से हटाते हैं, ये दोनों पार्ट और अभी कवर कर ले। कल हम लोग इसके ग्राफ से बात शुरू करेंगे। ग्राफ कैसे? वैसे तो ये तुम्हें निकालना था, हल्का सा थोड़ा सा समझ भी लोगे तो तुम्हें थोड़ा हिंट मिल जाएगा। चार्जेस आर डबल। देखो इनिशियल चार्ज Q1 और Q2 दोनों सेम है, QQ मान लिए। बाद वाले चार्ज उन्होंने Q1 डैश और Q2 डैश क्या कहा है? दोनों को कर दिया है डबल, यानी पहले Q था तो बाद में 2Q और 2Q हो गया। ये चार्जेस बदले। फिर उन्होंने कहा डिस्टेंस हाफ कर दी। पहली डिस्टेंस R1 को R मान लिया, तो बाद वाली डिस्टेंस क्या हो गई? इस वैल्यू का हाफ, यानी 1/2 इंटू R
या सिंपली r/2 लिखती है। ये तो डिस्टेंस वाला हो गया फैक्टर, ठीक है। और ये अब दोनों चार्जेस वाला हो गया। ये चार्ज में इनिशियल है, ये वाले फाइनल है। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। अब फोर्स की बात, पहले वाला फोर्स 20 लग रहा था, तो बाद वाला फोर्स क्या लग रहा होगा। अब यहाँ फॉर्मूला लगाया F1/F2 इक्वल टू Q1 Q2 अपान Q1 डैश Q2 डैश और इंटू R उल्टा लगेगा R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर। यू फॉर्मूला था, अभी लिखा चुके थे। अब पहले वाला फोर्स लगा दो यहाँ 20, दूसरा वाला फोर्स फाइनल निकालना है। शुरू में चार्जेस QQ लगा दिए गए, बाद में चार्ज, टाइम बहुत हो गया, बाद में चार्ज क्या हो गया 2Q हो गया। R1 शुरू की डिस्टेंस R थी, बाद में यहाँ पे डिस्टेंस R/2 का यहाँ स्क्वायर कर दिया गया। तो अब यहाँ पर Q स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 4Q स्क्वायर। तो अगली लाइन हम ये लिख देते हैं 20/F2 इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपान 4Q स्क्वायर और यहाँ पर R स्क्वायर, ये ही 4 होकर नीचे आ जाएगा ना, यहाँ 4 R स्क्वायर, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, 4 इंटू 4 16 इधर आके हो जाएंगे 20 इंटू 16 इजकल टू F2, यानी F2 इजकल टू वही फिर से 320 न्यूटन आ जाएगा फोर्स। अब एक लास्ट फैक्टर एक हम जल्दी जल्दी बता के जा रहे हैं क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास के लिए लेट हो रहे हैं बच्चों। ये देख लो, इसमें क्या कहा गया, इनिशियली एयर में थे। F और K के रिलेशन देखो, F इनवर्सली प्रोपोर्शन K होता है, तो F1/F2 जो होगा वो K2/K1 होगा, ठीक। F1 फोर्स हमारा 20 लग रहा है, F2 निकालना है। K1 हमारा एयर में था 1 था, बाद वाला हमारा कितना हो गया 40 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद F2 की वैल्यू आएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद F2 की वैल्यू आ जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो F1/F2 ये 20 इधर आएगा, F2 की वैल्यू उधर 20/40 इक्वल टू F2 इक्वल टू 0.5। बच्चों चलना होगा क्योंकि लेट हो रहे हैं बहुत। जो भी कंटिन्यूड हम आगे कल बताएंगे, अगर ये समझ में नहीं आया तो कल पूछ लेना, ठीक है बच्चों।